आज हम कक्षा 10th की पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। वैसे सत्ता की साझेदारी से मतलब आपको समझ आ रहा होगा। सत्ता की साझेदारी से मतलब यह है कि सत्ता में भागीदारी, यानी किस किस की भागीदारी सत्ता में होगी या किस किस की भागीदारी सत्ता में होती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र, अभी इसे लोकतंत्र शब्द आ गया तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन जनता के द्वारा। जनता का शासन किसके द्वारा? जनता द्वारा। जनता द्वारा। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ कि जनता का शासन जनता के द्वारा। अब ये किस प्रकार से होता है कि एक्चुअली होता क्या है, कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है उस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अपने प्रतिनिधि को चुनने के बाद जनता उनको जो है सरकार बनाने के लिए भेजती है। फिर सरकार बना देते हैं। जब सरकार बनती है तो वही सरकार जनता के ऊपर क्या करती है? शासन करती है। तो इसी को कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा। अब आगे चलते हैं। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। क्या कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है, यानी कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ जो सारी ताकत केवल सरकार के पास नहीं होती। ये क्या कह रहा है कि सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी कि सारी ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं होती। उस ताकत को जो है बंटवारा कर दिया जाता है। सरकार को तीन भागों में बांटा जाता है जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। सबसे पहले आती है विधायिका, दूसरी आती है कार्यपालिका और तीसरी आती है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का मतलब काम होता है कानून बनाना। क्या बनाना? कानून बनाना। वही कार्यपालिका कहते हैं लागू करना, इसको लागू करती है। और वही न्यायपालिका क्या करती है? जो कानून को तोड़ता है, तोड़ने वाले को दंड देती है। क्या देती है? दंड देती है। अब जो विधायिका है, विधायिका का जो निर्माण होता है, विधायिका का निर्माण संसद के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? संसद के माध्यम से। और संसद को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है हमारी लोकसभा और दूसरी हमारी होती है राज्यसभा, जबकि तीसरे भाग पर आता है हमारे राष्ट्रपति आते हैं। तो इस प्रकार से जो है संसद को बांटा जाता है और संसद ही किसका निर्माण करती है? विधायिका का निर्माण करती है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जो व्यक्ति जो चुना जाता है उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और जबकि राज्यसभा में जो व्यक्ति चुना जाता है उसकी कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है अधिकतम 5 साल होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इसको जो है कभी भी 5 साल से पहले जो है भंग किया जा सकता है, यानी कि दोबारा चुनाव किए जा सकते हैं। जबकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है 6 साल के लिए ही चुना जाता है, और इसके जो सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद निलंबित कर दिए जाते हैं। निलंबित का मतलब क्या होता है कि मतलब उनको हटा दिया जाता है, बोल सकते हैं, या सेवानिवृत्त बोलते हैं। इसके लिए वर्ड में से सेवानिवृत्त है कि सेवा निवृत्त कर दिए जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो जाते हैं। कितने साल बाद? हर 2 साल बाद। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके कहते हैं लोकसभा के जो सदस्यों की कुल संख्या है इस समय 545 है। वैसे 555 हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी 545 है। इसी प्रकार से जो है जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या 245 अभी 245 है। आगे चलते हैं। कार्यपालिका हमने देखा, अभी न्यायपालिका के देखते हैं। तो न्यायपालिका हमारे देश में जो है न्यायपालिका भी मौजूद है। न्यायपालिका में सबसे जो बड़ी न्यायपालिका है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सबसे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका। और ये जो न्यायपालिका यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहाँ पर? दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में प्रगति मैदान में। कहाँ पर? प्रगति मैदान, यहाँ पर यह सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी उम्र 65 साल होती है। अधिकतम उम्र कितने साल होती है? 65 साल। और इस व्यक्ति को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है, वो केवल 6 वर्ष तक ही बन सकता है। कितना? 6 वर्ष तक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी उम्र अगर 65 साल है तो भी वो रिटायर हो जाएगा, और अगर उस व्यक्ति ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं जज के तौर पे तो भी वो रिटायर हो जाएगा। यानी कि ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई इंसान अगर 62 साल का है, अगर वो यानी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा? 3 साल के लिए और बनेगा, सिर्फ 3 साल के लिए बनेगा। वहीं अगर वो 60 साल का है, अगर मान लो 59 साल का है, ठीक है, 59 ईयर का है, तो वो कितने साल तक? 65 साल तक ही जो जज बन सकता है।
तो इसका मतलब होगा कितना, 6 वर्ष तक। तो इन दोनों में से जो भी पूरा होगा उसी वक्त वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाता है, यानी कि उसका रिटायरमेंट हो जाती है। अब आगे चलते हैं। न्यायपालिका के बीच समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है, उस लोकतांत्रिक देश में सत्ता को चलाने के लिए, तो मैं कह रहा था कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण या विकेंद्रित करना जरूरी होता है उस सत्ता को। एक्चुअली क्या होता है, अगर सत्ता को विकेंद्रित नहीं किया जाएगा तो सरकार का एक अंग दूसरे अंग को जो है अपने अंडर में कर लेगा, यानी कि उसको जो है अपने अधीन कर लेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सत्ता का क्या किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए। और सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये भी होता है कि उस देश में राज्य स्तर, जैसे हमारा भारत है, भारत में जो है राज्य स्तर पर भी जो है सरकार होती है, केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, और आपने देखा होगा जब गाँव में कभी जाते हो तो पंचायत वगैरह भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। अब आगे देखते हैं, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, और श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी श्री कोटे ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा उसकी राजधानी। आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपट सकती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है। यानी कि इसकी जो चर्चा है कुछ अगले 2 अध्याय आएंगे, दूसरा तीसरा, उसमें उसके बारे में भी बताया जाएगा। पहले हम इनके विषय में पढ़ लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक क्या छोटा सा देश है, जो हमारे देश में हरियाणा राज्य से भी काफ़ी छोटा है। हरियाणा राज्य जो कि कभी जो है पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? पंजाब से टूटकर हरियाणा बना था, और ये मेरे अंदर से शायद 1966 में बना था, 1966 में। तो इसकी जो सीमा है, यानी कि जो बेल्जियम की जो सीमा है, कुछ देशों फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ी है। जिस प्रकार से हमारी भारत की सीमा जुड़ी है, किससे? नेपाल से जुड़ी है, चीन से जुड़ी है, बांग्लादेश से जुड़ी है, पाकिस्तान से जुड़ी है। उसी प्रकार से जो है इसकी भी जो है सीमा जुड़ी थी। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 1 करोड़ से अधिक, यानी हरियाणा की जो आबादी थी उससे करीब आधी, यानी कि जितनी हरियाणा की जनसंख्या है उससे आधी जनसंख्या किसकी थी? बेल्जियम की थी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अभी जातीय बनावट का मतलब क्या है? जातीय बनावट का मतलब क्या कहने का मतलब यह है, जैसे जिस प्रकार से भारत के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ हैं, काफ़ी सारे धर्म हैं, उसी प्रकार से जो बेल्जियम है, बेल्जियम में काफ़ी सारी जातियाँ और धर्म मौजूद है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, यानी कि 59 जो हिस्सा है, पार्ट, वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। किस इलाके में रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है, और ये डच बोलता है। यानी कि जो 59% जो लोग हैं बेल्जियम में, एक जगह है फ्लेमिश नाम की, उस फ्लेमिश नाम की जगह पर 59% लोग रहते हैं जो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% लोग हैं जो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो अब देखो, जातीय बनावट जटिल बता रहा है। क्या वो किस तरह से बता रहा है कि जो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग रहते हैं। अभी तो फिलहाल हमें 2 प्रकार से पता लगा कि एक तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, और एक फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? 2 प्रकार के अलग अलग लोग हो गए थे। अब बोला कि शेष 1%, यानी कि अब कुछ और लोग भी हैं, 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हो गए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 प्रकार की जातियाँ यहाँ पे मिली। कौन कौन सी? एक तो डच भाषा बोलने वाले, एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और एक जर्मन बोलने वाले। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब बोला कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो राजधानी है जिसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स, इसमें जो लोग रहते हैं 80% लोग ऐसे रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, जबकि पूरे देश में देखा जाए तो फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 40% है, और वहीं 20% लोग ही केवल डच भाषा बोलते हैं। कहाँ पर? जो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स में जो 100% लोग रहते हैं, उस 100% में 80% लोग रहते हैं कौन? जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है,
और 20% लोग वो हैं जो डच भाषा बोलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 59% लोग यानी 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, और केवल 40% लोग ही क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन जब ब्रुसेल्स की बात करते हैं यानी कि बेल्जियम की राजधानी की बात करते हैं, तो वहाँ पर अधिक लोग किसके मिलते हैं, 80% लोग मिलते हैं किसके, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और 20% लोग मिलते हैं केवल डच भाषा बोलने वाले। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, देखा क्या करा है कि इनकी संख्या कितनी कम थी, किनकी, फ्रेंच भाषा बोलने वाले की, जो कि पूरे देश का कितना परसेंट थी, केवल 40% थी। यहाँ पर क्या ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे, कौन, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। तो जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे ये समृद्ध थे। अभी समृद्ध का मतलब क्या है, उनके पास पैसा भी था, एजुकेशन से भी अच्छे थे, सामाजिक स्थिति भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। और ताकतवर, अभी ताकतवर रहे कैसे रहे, ताकतवर ऐसे रहे कि वो जो सरकारी नौकरियाँ होगी उसके अंदर रहे होंगे, या फिर उनके कई सारे नेता रहे होंगे, तो इसलिए बोला गया है कि वो काफ़ी ताकतवर और समृद्ध थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराज़गी होती है। यानी कि जो अधिकतम भाषा वाले लोग थे, डच भाषा वाले लोग थे, बाद में जो है इनको इस बात का एहसास होता है कि हमारी स्थिति जो है फ्रेंच भाषी लोगों से क्या है, कम है, जबकि उनकी संख्या बेल्जियम में क्या है, कम है हमसे, क्योंकि डच की भाषा कितनी थी, डच की थी 59% और उनकी फ्रेंच वालों की कितनी थी, 40%। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच क्या तनाव बढ़ गया। अब तनाव तो देखो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक संख्या लोगों की एक संख्या 59% है और एक की 40% है, एक की 1% है। अब वो क्या कह रहा है कि जो अधिकतर जो भाषा बोलते हैं डच है, कौन है, डच, जिनकी 59% जनसंख्या है, और फ्रेंच वाले कितने हैं, केवल 40%। अब ये जो कम संख्या वाले लोग हैं वो अधिक संख्या वाले लोगों की तुलना में क्या है, अधिक ताकतवर और समृद्ध है। तो डच वालों को जब इसके बारे में पता लगता है तो उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, किन के लिए, फ्रेंच भाषा वालों के लिए। वो बोलते हैं कि यार संख्या हमारी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या है, हमारी स्थिति फ्रेंच वालों की तुलना में क्या है, ख़राब है। जैसे कि अगर ये तो हर जगह ये समस्या हर जगह होती है। इन दोनों समुदायों के टकराव बीच तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। क्या कह रहा है कि जो डच और फ्रेंच भाषी लोग थे इनके बीच में सीधा टकराव कहाँ देखने को मिला, ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या रही थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इस स्थिति की तुलना एक और देश से कर सकते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि जो हमारे देश का दक्षिणी राज्य है जिसका नाम तमिलनाडु है, इसके तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही क्या है, श्रीलंका है। इसकी आबादी करीब कितनी है, 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई प्रकार की जातियाँ मौजूद हैं। यानी कि वहाँ भी कई प्रकार के कई जातियों के लोग मौजूद हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना है, 74% है। क्या कहा गया है, जो श्रीलंका में अधिक 74% है, और बाकी दूसरे हैं जो जनसंख्या किसकी है, सिंगलियों की ज़्यादा है। किसकी, सिंगलियों की कितनी प्रतिशत है, 74% जनसंख्या है। कहाँ पर, श्रीलंका में। वहीं तमिल का नंबर आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, तमिल, जिनकी आबादी कुल कितनी है, 18% है। ठीक है, तमिलों में 2 समूह मौजूद है। अब बताया कि जो तमिल लोग हैं वो भी वहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल के जो शुरू से ही श्रीलंका में रहे, जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ, और दूसरे 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और उनकी संतान है। क्या कह रहा है कि वहाँ पर तमिल भी 2 प्रकार के हैं, एक तो भारतीय तमिल और एक श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल जो शुरू से वहीं रहे हैं, या उनके जो माता पिता के वहाँ के रहने वाले जो शुरू से जिनका जन्म पूर्वज वगैरह सब वहीं रहे थे, और दूसरे वो थे
ऐसे तमिल थे जो हिंदुस्तान से गए थे, यानी कि जिनके पेरेंट्स हिंदुस्तान से गए, वहाँ पर ले जाए गए, किसके लिए, खेती वगैरह करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए, उनसे जन्मे तमिल के लोग। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर किया जाएगा तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। क्या कह रहा है कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। कहाँ पर, श्रीलंका में। अधिकतर सिंहली लोग, भाषी लोग बौद्ध हैं। अब क्या कह रहा है कि जो श्रीलंका में जो सिंहली लोग हैं उनका धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना रखा है, जबकि तमिल भाषी लोगों ने हिंदू धर्म अपना रखा है, और जबकि कुछ क्या है, मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है, 7% बताया गया है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे भी जाति जटिलता बताई गई। एक तो सिंहली लोग बताए गए, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है। एक बताए गए हिंदू तमिल भाषी लोग जो क्या बोलते हैं, जो हिंदू है, और दूसरी तरफ एक और बता रहा है, वो बता रहा है क्या, ईसाई, ठीक है। और ये कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली प्लस तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। क्या कह रहा है, बेल्जियम की स्थिति हमने देखा कि वहाँ पर क्या है, डच भाषी लोग अधिक हैं। तो डच भाषी लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बड़ी संख्या के बल पर, यानी कि उनकी संख्या कितनी 59% थी और फ्रेंच भाषी कितनी थी 40% थी। तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो अधिक संख्या वाले लोग हैं ये कम संख्या वाले लोगों पर अपनी हुकूमत जमा सकते हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोप सकते हैं। जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। कौन, ये वाले, यहाँ भी 1% कौन है, 1% वो है जर्मन वाले। तो क्या कहा जा रहा है कि जो डच वाले लोग हैं वो फ्रेंच वालों पर और जर्मन वालों पर दोनों पे ही अपनी इच्छाओं को थोप सकते हैं, अपनी जो है चीज़ों को थोप सकते हैं। इससे इनके बीच क्या लड़ाई और बढ़ जाती। अगर भाई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छाएं थोपेगा ज़बरदस्ती, तो इससे क्या होगा, इससे दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या है, कड़वी भावना आएगी, ठीक है। तो संभव था इससे देश का बंटवारा हो जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। अगर ऐसी स्थिति आती, क्या कल्पना की जा रही कि अगर ऐसा हो जाता और ऐसा मान लिया जाता या कुछ ऐसी बात हो जाती, तो क्या होता कि जो ब्रुसेल्स है, हो सकता था ब्रुसेल्स इन भाषा के लोगों, यानी कि डच वाले और फ्रेंच वाले, इन दो भाषाओं के बीच, इन दो तरह की भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में क्या ये बढ़ जाता, ठीक है। कौन, बेल्जियम। और दोनों के दोनों ब्रुसेल्स पर अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। क्या, श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में देखते हैं, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, यानी कि 1948 में क्या होता है, श्रीलंका जो है आज़ाद होता है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी कि जो हमने देखा कि जो श्रीलंका था, श्रीलंका में सिंहली भाषा वाले लोग अधिक थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी बहुसंख्या के आधार पर, अपनी बहुसंख्या के बल पर उन्होंने क्या करा, शासन पर, यानी कि जो सरकार थी उस पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। क्या करा कि संख्या उनकी सिंहली भाषा बोलने वाली संख्या क्या थी, ज़्यादा थी श्रीलंका में, तो वो अपनी संख्या का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर सरकार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है। 1956 में क्या होता है, एक कानून बनाया जाता है जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया जाता है। क्या, तमिल को दरकिनार कर दिया था और एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था, किसको, सिंहली को। 1956 में जो सरकार बनी थी, जो सरकार बन चुकी है कहाँ पर, श्रीलंका में, किनकी, सिंहलियों की। तो सिंहली सरकार जो क्या करते हैं, 1956 में एक कानून बनाती है और इस कानून के तहत वो बोलते हैं कि देश की जो राजभाषा होगी या देश की जो राष्ट्रभाषा होगी वो सिंहली होगी, और तमिल को वो क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, यानी तमिल के बारे में कुछ सोचते नहीं, तमिल को जो है एक तरफा कर देते हैं। और विद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार द्वारा क्या बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है। अब जब ऐसे प्रकार के जब कानून बनेंगे तो
इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न रहेगा, संघर्ष की भावना उत्पन्न रहेगी। किसमें, सिंघलियों के बीच में और तमिलों के बीच में। किसकी भावना, द्वेष की भावना उत्पन्न रहेगी। किसकी भावना, देश की, यानी कि बंटवारा बोल सकते हैं, लड़ाई भावना, ऐसी इस प्रकार की भावना दोनों के बीच में उत्पन्न रहेगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। किसको, बौद्ध मत को। तो जबकि जो तमिल वाले थे मोस्टली हिंदू हुआ करते थे, तो सरकार ने क्या कहा कि हिंदू धर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। किसको दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसको बढ़ावा भी दिया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराज़ कर दिया या उनमें नाराज़गी बढ़ा दी। और जो श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उनको ऐसा लगने लगा था कि वो अपने देश में ही बेगाने हो गए हैं। क्या हो गए, अपने ही देश में बेगाने हो गए। अपना ही देश उनको जो है पराया देश लगने लगता है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों का नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। इनको लगता है कि तमिलों को लगता है कि जो यहाँ पर जो सरकार बनी है, कहाँ पर, श्रीलंका में, ये सरकार। तो आगे करते हैं। अभी हमारी माता जी आ गई थी इसलिए जो है हमें रुकना पड़ा था। आगे चलते हैं। एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी क्या कर दी, बढ़ा दी थी। शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो सोचने लगते हैं कि हमारे ही देश में हम जो है अलग हो गए हैं। हमारे देश में जो है हम पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, उसी प्रकार से तमिलों को भी लगने लगता है कि हमारे ही देश में हम क्या हो गए हैं, बेगाने हो गए हैं और हमारी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी ही राजनीतिक पार्टियाँ, हमारी देश की सरकार जो है हमारे खिलाफ हो गई है और ये जो है हमें दबाने का कोशिश कर रही है। तो इससे क्या होता है, असंवेदनशील की भावना में उत्पन्न होती है और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। किनको लगने लगता है, तमिल वालों को लगने लगता है, क्योंकि तमिलों की संख्या क्या थी, कम थी और सिंघलियों की संख्या ज़्यादा थी। तो अब जो तमिल जो लोग थे उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, जो हमारे देश का संविधान है या हमारी जो सरकार है वो हमारे राजनीतिक अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उन्हें नौकरियों और फ़ायदों के अन्य कामों के लिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको ऐसा लगने लगा था कि अब नौकरियों और अन्य जो फ़ायदे होते हैं, सरकार की तरफ से मिलने वाले फ़ायदे होते हैं, उनमें उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सिंघलियों को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि जो तमिल है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पहला जो मौका मिलता है वो सिंघलियों को मिलने लगा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, जबकि वो इसी देश के यानी कि श्रीलंका के जो है क्या थे, बाशिंदे थे, या बोल सकते हैं श्रीलंका के जो है रहने वाले थे या श्रीलंका के ही नागरिक थे। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघलियों के बीच क्या होता है, संबंध बिगड़ते चलते हैं और श्रीलंका में एक समय ऐसा था जब गृहयुद्ध छिड़ जाता है। यहाँ लिखा हुआ बहुसंख्यावाद का मतलब है वही संख्या ज़्यादा होना। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। जैसा कि अब हमने देखा श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में जो सिंघलियों की संख्या ज़्यादा थी तो सिंघलियों ने अपनी सरकार बना ली। अपनी सरकार बनाने के बाद उन्होंने जो है तमिलों को दरकिनार कर दिया था, उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने जितने भी कानून नियम बनाए सिर्फ सिंघलियों की भलाई के लिए बनाए थे। इससे जो है तमिलों को लगने लगा था कि उनके जो हित जो है दबाए जा रहे हैं। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। जो श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी। अब वो उनको लगने लगता कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बना ली तमिलों की। अब उन्होंने जो है तमिल को राजभाषा बनाने के लिए जोर भी दिया और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना। अब इस क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब क्या है कि इन क्षेत्र के मामले में जो निर्णय किए जाएंगे वो इनके द्वारा ही किए जाएंगे। स्वायत्तता का मतलब होता है कि निर्णय खुद लेना। ठीक है, तो क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। किन्होंने? तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी। अब तमिल के जो लोग थे यानी कि जो इनकी जो पार्टियाँ थी वो तमिल को राजभाषा बनाने के लिए भी जो है जोर देने लगे थे और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए भी जोर देने लगे थे कि भाई जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों के बारे में निर्णय सिर्फ तमिल लोगों को ही होगा। उन्होंने शिक्षा और रोजगार में भी समान अवसर मांग करने
शुरू कर दी थी। अब इससे क्या था, संघर्ष किया। तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। यानी कि जो तमिल वाले इलाके थे उनकी एक मांग थी तमिलों की, वो क्या मांग थी कि जो स्वायत्तता यानी कि जो निर्णय लेने की जो अधिकार है वो तमिलों को दिया जाए। लेकिन उनकी इस मांग को क्या जा रहा था, लगातार नकारा जा रहा था, यानी कि उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका था उसमें स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बनते हैं। यानी कि इलम का मतलब था सरकार। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बढ़ते टकराव को रूप ले लिया। अब श्रीलंका के जो दो समुदाय थे, कौन कौन से, सिंगली और तमिल, इन दोनों के बीच में पारस्परिक अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोनों में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा हो जाती है, जिससे क्या होता है, श्रीलंका में गृह युद्ध हो जाता है। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके विषय में। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और हम इसको जो है पूरा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।